Hello students, today in this video we are going to learn questions and answers of your chapter first, The Summer of the Beautiful White Horse. आपका लेसन फर्स्ट है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। इसके प्रोज का वीडियो, स्टोरी का वीडियो हम आपको जारी कर चुके हैं पार्ट 1 और 2 में। उसे आप बेहतर समझ लें, सुन लें कहानी को, वीडियो देख लें आप। इसके बाद आप इन क्वेश्चंस एंड आंसर्स को कॉपी में राइट डाउन करें। हम इसमें क्वेश्चन एंड आंसर्स को बहुत अच्छे से समझने जा रहे हैं। स्नैपशॉट सप्लीमेंट्री रीडर जो आपकी बुक है उसका चैप्टर फर्स्ट है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। You will probably agree that this story does not have breathless adventure and exciting action. Then what in your opinion makes it interesting? तुम शायद सहमत होगे। You will probably agree, क्वेश्चन का अर्थ है आप अच्छे से शायद सहमत होंगे कि ये कहानी जो है, स्टोरी बहुत ज़्यादा साहसिक और एक्साइटिंग एक्शन वाली नहीं है, उत्तेजनापूर्ण घटनाएं इसमें नहीं है, ज़्यादा कुछ एडवेंचरस, ब्रीथलेस यानी कि जिससे हमारी सांसें थम जाएं, ऐसी कोई स्टोरी नहीं है। ये ज़्यादा एक्साइटिंग कहानी इसकी नहीं है। देन व्हाट इन योर ओपिनियन मेक्स इट इंटरेस्टिंग? फिर आपकी राय में, आपकी ओपिनियन से इस स्टोरी को क्या चीज़ इंटरेस्टिंग बनाती है, रोचक बनाती है? इस कहानी में ऐसा क्या है जो इसको स्नैपशॉट का पहला चैप्टर लिया गया है इसमें? तो ये आंसर देखें इसका। इट इज़ ट्रू दैट द स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स डजंट हैव एनी ब्रेथटेकिंग एडवेंचर। ये सच है कि ये समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स की जो कहानी है उसमें कोई साहसिक वाली बात नहीं है, सांस थम जाए ऐसा कोई रोमांच नहीं है। नॉर डज इट कंटेन एनी एक्साइटिंग एक्शन, और न ही इसमें कोई उत्तेजनापूर्ण घटना बताई गई है जिससे हमारे रोंगटे खड़े हो जाएं। द स्टोरी रिवॉल्व्स राउंड टू पुअर आर्मेनियन बॉयज। कहानी दो आर्मेनिया के रहने वाले आर्मेनियन लड़के हैं, उनके आसपास घूमती है, जिनके नाम हैं आरम एंड मुराद। It describes their passion for horse riding. ये कहानी उन दोनों की हॉर्स राइडिंग, घुड़सवारी करने का जो शौक है उसका वर्णन करती है। आराम एंड मुराद जो हॉर्स राइडिंग करना चाहते हैं, उनके पैशन को ये डिस्क्राइब करती है स्टोरी। पैशन फॉर राइडिंग मेक्स मुराद स्टील अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। अब इस कहानी में आप देखते हैं कि जो हॉर्स राइडिंग के लिए पैशन है, शौक, वो मुराद जो लड़का है उसको उस पैशन के कारण वो एक सुंदर सफ़ेद घोड़े को चुरा लेता है। बट ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी आर द हॉलमार्क्स ऑफ देयर ट्राइब। परंतु सच्चाई, विश्वास और ईमानदारी इस प्रजाति, जो जनजाति है गार्गोनियन, उनकी, मुराद और आर्मन की, उनका ये विशेषता है, हॉलमार्क्स है, उनका गुण है उनकी प्रजाति का। They maintain the fame and pride of their family. वे अपने परिवार की गौरव और उसकी प्रसिद्धि को मेंटेन करते हैं, बनाए रखते हैं। They return the horse to its rightful owner. और वे उस घोड़े को जो उन्होंने चुराया था, उस घोड़े को वो उसके सच्चे मालिक, राइटफुल ऑनर को वापस कर देते हैं। The story moves slowly. कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। इट हैज़ नो एक्साइटिंग एडवेंचर्स। इसमें कोई उत्तेजनापूर्ण बात, साहसिक काम नहीं है। नेवरदीलेस, तथापि, फिर भी, द स्टोरी इज इंटरेस्टिंग। फिर भी कहानी रुचिकर तो है थोड़ी सी। बिकॉज ऑफ चाइल्डिश बिहेवियर ऑफ टू चिल्ड्रन, क्योंकि इसमें दो बच्चों का एक चाइल्डिश बिहेवियर, एक उनका जो बचपना है, बचकाना जो व्यवहार है वो दिखता है। The craziness of Murad's uncle adds a bit of humor to the story. और दूसरी बात, मुराद के जो अंकल हैं, खसरो जिनका नाम था, उनका जो क्रेजीनेस है, पागलपन, वो भी थोड़ा सा इस कहानी में मजाक, हंसी ला देता है। इस कहानी में थोड़ा सा वो इस ह्यूमर को बढ़ा देता है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। Did the boys return the horse because they were conscience stricken
और बिकॉज दे वर अफ्रेड। क्या लड़कों ने घोड़ा इस कारण लौटा दिया कि उनकी आत्मा में चुभन हो रही थी। उनकी जो कंसाइंस थी, आत्मा, वो स्ट्रिकन थी, चुभन हो रही थी, कष्ट हो रहा था उनकी आत्मा को, इसलिए घोड़ा वापस कर दिया। और बिकॉज दे वर अफ्रेड, या फिर वो भय लग रहा था उनको, उन्हें डर लग रहा था। तो इन दोनों में से कौन से कारण से घोड़े को उन लड़कों ने वापस कर दिया, ये क्वेश्चन है। चलिए आंसर देखते हैं। आरम एंड मुराद वर कंसाइंस स्ट्रिकन। आरम और मुराद जो दो लड़के हैं वो आत्मा से चुभन, आत्मा में अपनी महसूस करते हैं, कष्ट महसूस करते हैं। बोथ ऑफ देम बिलोंग टू द गार्गोनियन फैमिली, क्योंकि वो दोनों ही गार्गोनियन फैमिली परिवार को बिलोंग करते हैं। द फैमिली हैड अर्नड नेम एंड फेम फॉर इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। ये जो परिवार है फैमिली, गार्गोनियन फैमिली, उसने बहुत नाम कमाया है और बहुत प्रसिद्धि पाई है अपनी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के लिए। वो जाने जाते थे, उनका परिवार बहुत नाम कमाया था उन्होंने इस चीज के लिए। नो मेंबर ऑफ द ट्राइब कुड एवर बी एक्यूज्ड ऑफ डिसऑनेस्टी। इस प्रजाति का, जनजाति का, ट्राइब का कोई भी सदस्य, कोई भी व्यक्ति, मेंबर कभी भी बेईमानी के लिए दोषी सिद्ध नहीं हुआ था। द बॉयज डेयर्ड नॉट ब्रेक दैट ग्लोरियस ट्रेडिशन। और लड़कों को उनकी इस गौरवशाली परंपरा को तोड़ने का साहस नहीं हुआ। दे हैड टू मेंटेन द गुड नेम एंड ऑनेस्टी ऑफ देयर ट्राइब। उन्होंने अपनी इस जनजाति, प्रजाति, जो उनका परिवार था, उसकी ईमानदारी का जो अच्छा नाम था उसको मेंटेन किया था, करना पड़ा उनको। हैंस, इसीलिए दे ओवरकेम देयर चाइल्डिश पैशंस एंड प्रैंक्स। इसलिए वे अपनी शरारतों, प्रैंक्स माने शरारतें, शरारतों और उनकी जो चाइल्डिश पैशंस थी, जो बचपन का शौक था, वो उस पर विजय पाई उन्होंने। दे डिसाइडेड टू रिटर्न द हॉर्स टू बायरो। और उन्होंने घोड़े को बायरो, जो इसका असली मालिक था बायरो, जॉन बायरो, उसको घोड़े को वापस करने का निर्णय किया उन्होंने अपने परिवार की ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के कारण। यस, दे फियर टू। हाँ, एक इसमें प्रश्न ये भी आता है कि क्या उन्होंने डर से वापस किया, तो थोड़ा सा ये मिक्सअप भी है इस कहानी में कि वो डरते भी थे, पर क्यों? दे फियर्ड टू बी कंसिडर्ड एज थीव्स। वे चोर घोषित होने से डरते थे, मतलब चोर उनको न समझा जाए इसलिए वे डरते थे। दे फियर्ड लेस्ट, वे डरते थे कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट दे शुड पुट देयर ट्राइब टू शेम बाय देयर एक्शन, कि वे अपने एक्शन से, कार्य से अपनी जनजाति को शर्मनाक पोजीशन में न ला दें। कहीं ऐसा ना हो कि उनको शर्म करनी पड़े उनकी जनजाति को, ऐसा कोई काम वो करना नहीं चाहते थे। तो ये दोनों ही बातें थी। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। वन डे, इसमें जब स्टोरी शुरू होती है तो उसमें शुरू में 2 लाइनें आती हैं। आपने स्टोरी को अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life has still a delightful and mysterious dream। ये कोटेशन लिया गया है शुरुआत में कहानी की स्टोरी से। पुराने समय की बात है, एक दिन जब मैं 9 साल का था और संसार हर प्रकार की भव्यता से भरपूर था और जीवन अभी भी एक आनंददायक और रहस्यमय सपना था। ये आप देखिए इन लाइनों का अर्थ क्या है। इन लाइनों में राइटर जो वो कह रहा है, जब शुरुआत होती है कहानी की तो वो एक नॉस्टैल्जिक पोजीशन में है। नॉस्टैल्जिक पोजीशन यानी उदासीन भरी पोजीशन, क्योंकि वो पुराने बचपन की बात करता है कि जब वो 9 साल का था। तो इन दिनों में जब 9 साल का कोई भी बच्चा होता है तो उसको दुनिया बड़ी ही इमेजिनेबल होती है, उसके लिए पूरी दुनिया भव्यता से भरी होती है, उसको सब कुछ अच्छा लगता है, काफ़ी सारे सपने
बच्चों के मन में रहते हैं। इसलिए ये लाइनें लिखी गई हैं। जब वो 9 साल का था तो वो ये कहता है कि संसार हर प्रकार की भव्यता से भरपूर था और जीवन अभी भी एक आनंददायक और रहस्यमय सपना था। अब क्वेश्चन ये है, इसमें जो पार्ट है क्वेश्चन का, द स्टोरी बिगिंस ऑन अ मूड ऑफ नॉस्टैल्जिया। कहानी शुरू होती है एक पुरानी यादों के साथ में। नॉस्टैल्जिया यानी पुरानी यादों में जब कोई खो जाता है बैठे बैठे, तो इसको नॉस्टैल्जिया की पोजीशन कहते हैं। कैन यू नरेट सम इंसिडेंट फ्रॉम योर चाइल्डहुड दैट माइट मेक एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब प्रश्न ये है, क्या आप भी अपने बचपन की कोई रोचक घटना सुना सकते हो जिसे एक कहानी के रूप में ढाला जा सके। यानी इस कहानी में जो स्टोरी बताई गई है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स में, उस ऐसी ही कोई कहानी आपके साथ हुई है क्या? आप ऐसी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी सुना सकते हैं बचपन की कि जो घटना आपके साथ हुई हो? तो इन बातों को संदर्भित करते हुए आंसर लिखना है। चलिए एक आंसर, एक कहानी हम बचपन की बताते हैं। पहले समझ लें नॉस्टैल्जिया क्या होता है, क्योंकि वो इसमें क्वेश्चन है कि नॉस्टैल्जिक पोजीशन में वो मूड में रहता है राइटर जब वो ये लाइनें लिखता है स्टार्टिंग वाली। तो नॉस्टैल्जिया इज अ फीलिंग ऑफ सैडनेस। नॉस्टैल्जिया एक दुख भरा एहसास होता है, उदासीनता वाला एहसास होता है, मिक्स्ड विथ जॉय एंड अफेक्शन, जिसमें कि खुशी, लगाव, प्रेम सब कुछ मिक्स रहता है। दुख भी, खुशी भी, लगाव सब कुछ मिक्स रहता है। इट इज रिमेम्बरेंस ऑफ सम ओल्ड एंड स्वीट मेमोरीज। ये क्या होता है? ये कुछ पुरानी मीठी यादों को, मेमोरीज को याद करने का समय होता है, जब वो याद करता है पुरानी चीज़ों को लाइफ की। इन माई चाइल्डहुड, अब हम एक स्टोरी ऐसी बताते हैं जो कि हमें भी याद दिलाती है बचपन की। इन माई चाइल्डहुड व्हेन आई वॉज जस्ट अ बॉय ऑफ 9, मेरे बचपन में जब मैं एक 9 साल का बच्चा था। ऑल्दो माई फैमिली वॉज द पुअरेस्ट फैमिली इन द विलेज, हालांकि मेरा परिवार भी गांव में सबसे गरीब परिवार था, येट फिर भी वी वर प्राउड ऑफ आवर फैमिली फॉर आवर इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, फिर भी हम अपने परिवार की सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए गौरव करते थे, हम उस पर गर्व करते थे। ऑन द वे इन माई स्कूल देयर वॉज एन मैंगो ऑर्चार्ड, जब स्कूल जाते थे तो स्कूल के रास्ते में एक आम का बगीचा था। वंस माई क्लास फेलोज गॉट द विंड दैट द गार्डनर ऑफ वॉज अवे ऑन सम जॉब इन द टाउन, एक बार मेरे जो क्लास फेलोज थे, साथी स्कूल वाले मेरे दोस्त, उनको हवा लगी कि जो बगीचे का मालिक है, जो गार्डनर है, वो किसी काम से नगर गया हुआ है, बाहर शहर में गया हुआ है। दैट वॉज अ श्योर सिग्नल फॉर मिसचीफ, तो इसका मतलब कि कुछ मिसचीफ, बदमाशी करने का एक सिग्नल हमको मिल गया था। माई फ्रेंड्स स्नैक्ड इन टू द ऑर्चार्ड, मेरे दोस्त चोरी से छिप करके बगीचे में गए। दे ड्रैग्ड मी टू विथ दैम, वे मुझे भी अपने साथ खींच करके ले गए। टू टेल यू द ट्रुथ, अब इस सच्चाई को तुम्हें बताने के लिए, आंसर में हम लिख रहे हैं अपना एहसास। टू टेल यू द ट्रुथ, इस सच्चाई को बताने के लिए आई टू वाज टेम्प्टेड, कि मैं भी थोड़ा सा लालायित था बगीचे में जाने के लिए, क्योंकि आम मुझे अच्छे लगते थे, तो मैं भी थोड़ा टेम्प्टेड हो गया था, हालांकि दोस्त मुझे अपने साथ में खींच करके ले गए थे। आई प्लग्ड सम मैंगोज, तो मैंने कुछ मैंगो, आम कुछ तोड़े। आई जस्टिफाइड माई एक्शन, मैंने अपने एक्शन को जस्टिफाई करने की कोशिश की। आई थॉट प्लकिंग मैंगोज फॉर ईटिंग वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग देम, मैंने सोचा कि आमों को तोड़ना, खाने के लिए तोड़ना कोई इस तरह की चोरी वाली बात नहीं थी। आफ्टर ऑल आई वॉज नॉट गोइंग टू सेल देम, क्योंकि मैं उनको बेचने नहीं जा रहा था, ठीक है ना। तो आम तोड़े पर खाने के लिए तोड़े, क्योंकि अच्छे लगते थे, पर बेचने का इरादा नहीं था, पैसे कमाने का इरादा नहीं था, तो ऐसी कोई बात चोरी वाली मुझे नहीं लगी। मैंने सोचा, देन आई सफर्ड द पैंग्स ऑफ कंसाइंस, तब फिर मेरी आत्मा में कुछ कष्ट हुआ जब मैंने बाद में सोचा। आई फियर्ड दैट इट वुड ब्रिंग अ बैड नेम टू माई फैमिली, मुझे डर लगा
कि ये मेरे परिवार के बुरा नाम कर देगा ऐसा कुछ करने से। आई ओवरकेम माई टेम्पटेशन, तो मैंने अपने लालच पर विजय पाई। इन द इवनिंग, शाम को, आई वेंट टू द गार्डनर, मैं जो मालिक था बगीचे का, गार्डनर, उसके पास पहुंचा, गया उसके पास, एंड रिटर्न ऑल द मैंगोज, और सारे आम मैंने वापस कर दिए। तो ये हमने एक छोटी सी कहानी आपको बताई है, जिससे कि हमको आप देख सकते हैं कि जो मूड है नॉस्टैल्जिया का, वो हम भी सोचते हैं इस तरह का, कभी कभी ऐसी कहानियाँ याद आती हैं। तो ये आपको कहानी है। चौथा इसका जो क्वेश्चन है वो बच्चों आपको खुद ही करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में आप समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, इसलिए इसको पॉसिबल नहीं है हम पूरा बता सकें। आप खुद इसके लिए प्रैक्टिस करें, अपने सोशल साइंस टीचर जो आपका हो उससे डिस्कस करें, ज्योग्राफी टीचर से डिस्कस करें। चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द कैरेक्टर्स हु बिलोंग टू ए ट्राइब इन आर्मेनिया। ये कहानी घूमती है आर्मेनिया के रहने वाले उन पात्रों पर आधारित है, उन पात्रों के आसपास घूमती है। मुराद एंड आरम आर मेंबर्स ऑफ द गार्गोनियन फैमिली। मुराद और आरम दो गार्गोनियन परिवार के सदस्य हैं। नाउ लोकेट आर्मेनिया एंड असीरिया ऑन द एटलस। अब क्वेश्चन ये है कि आर्मेनिया और आर्सेनिया दोनों को आप एटलस में, मानचित्रावली जो होती है जिसमें सभी दुनिया के देशों के नक्शे होते हैं, उस एटलस पर ढूंढो, लोकेट करो। एंड प्रिपेयर ए राइट अप ऑन द गार्गोनियन ट्राइब्स, और गार्गोनियन जनजाति के ऊपर एक रिपोर्ट लिखो, तैयार करो। यू मे राइट अबाउट पीपल, देयर नेम्स, ट्रेड्स, ज्योग्राफिकल एंड इकोनॉमिक फीचर्स एज सजेस्टेड इन द स्टोरी। और वहाँ के लोग, उनके नाम, उनके व्यवहार, उनके लक्षणों और इस कहानी में बताई गई उनकी भौगोलिक और आर्थिक विशेषताओं के बारे में लिखो, एक रिपोर्ट बनाओ। तो ये प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जिसको आपको बहुत विस्तृत रूप से एटलस में देख करके, लोकेशन देख करके, वहाँ के बारे में थोड़ा सा आप गूगल पर भी सर्च करके लिख सकते हैं। इसलिए हमने ये लिखा है। इन लाइनों को आप अपने एग्जाम में न लिखें, ये केवल आपके लिए हैं। डिस्कस इट विद योर ज्योग्राफी टीचर, आप इसको ज्योग्राफी टीचर से डिस्कस करें इस क्वेश्चन के आंसर का। एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एन ज्योग्राफिकल एटलस, और ज्योग्राफिकल जो भूगोल का एटलस होता है उससे कुछ सूचना एकत्रित करें, कलेक्ट करें। एज वेल एज रेफरेंस बुक, कुछ यदि बुक भी आपको मिल जाए इससे रिलेटेड तो उसका उपयोग कर सकते हैं। सम इमेजिनरी हिंट्स आर एज फॉलोज, हम कुछ काल्पनिक हिंट आपको दे रहे हैं, यानी कि थोड़ी सी पिक्चर हमने ली है जो आपको बताने के लिए। जैसे कि हम आर्मेनिया की बात कर रहे हैं, तो आर्मेनिया का ये जो फ्लैग होता है उसमें ये 3 कलर होते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आर्मेनिया आप देखेंगे एटलस में तो इस तरह के नक्शे में आप देख सकते हैं, 3 कलर में इस तरह का नक्शा मानचित्र पर आपको एटलस में देखने को मिलेगा। आप ज्योग्राफी टीचर से चर्चा करें, वहाँ की जो ट्राइब हैं, जो जनजाति है, गार्गोनियन फैमिली है या गार्गोनियन ट्राइब है, उसके बारे में आप जान सकते हैं। कई किताबों से जान लें आप गूगल पर सर्च करें किस प्रकार की ये ट्राइब फैमिली थी। इसके अलावा दूसरा इसमें आया है असीरिया की ये फ्लैग आपको सामने है स्क्रीन पर, और भी इसको आप कंफर्म कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं। और वहाँ की जो ट्राइब्स थी उनके बारे में भी आप अपनी रिपोर्ट जब बनाएं तो इस रिपोर्ट में इस बारे में लिखें कि वहाँ की जो ट्राइब के लोग थे, जनजाति के लोग थे, वो किस प्रकार के गुण, विशेषताएं, लक्षण रख सकते थे, उनके कुछ नाम भी आप दे सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन का आंसर आप तैयार करें तो आपको कुछ करने को मिलेगा, और आपको निश्चित ही कुछ करना भी चाहिए। हमेशा रटी हुई चीज़ों पर यदि आप करेंगे तो आप कुछ क्रिएटिव सीख नहीं पाएंगे, तो राइट अप आपको करना ही चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं जो एनसीईआरटी सीबीएसई में भी बहुत बार आता रहा है, और इसके अलावा आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और
एनसीईआरटी में तो ये आता रहा है। इसके 3-4 ऑप्शन अथवा में क्वेश्चन दिए हैं जिनको अलग अलग प्रकार से एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसलिए हमने स्क्रीन पर हेडिंग ऊपर लिखा हुआ है एक्स्ट्रा एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एग्जाम के रिलेटेड एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको आ सकता है। इसको आप कॉपी में याद करें और इसको जरूर याद करें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। डिस्क्राइब द गार्गोनियन फैमिली, गार्गोनियन परिवार का डिस्क्राइब करो। इसके जो आंसर हैं इनको आप अपने फोर्थ जो क्वेश्चन है उससे भी रिलेटेड कर सकते हैं। इसकी भाषा को आप उसमें फोर्थ में लिख सकते हैं जो अभी मैंने आपसे चर्चा की। दूसरा, वाई एंड वॉट वर द मेंबर्स ऑफ द फैमिली प्राउड ऑफ, गार्गोनियन परिवार का डिस्क्राइब करो और गार्गोनियन परिवार के फैमिली के लोग किस चीज पर और क्यों गर्व करते थे, क्यों प्राउड करते थे और किस चीज पर गर्व करते थे। तो ये क्वेश्चन है। इसके अथवा में इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं, विच ट्राइब डिड आरम बिलोंग टू, जो हमारी कहानी में एक हीरो है, लड़का है आरम, वो किस जनजाति को बिलोंग करता है, ये क्वेश्चन आया है पहले एनसीईआरटी में। व्हाट वाज द इमेज ऑफ दिस ट्राइब, और इस जनजाति की क्या इमेज थी, लोग कैसा उनके बारे में सोचते थे, इमेज क्या थी। जैसे आपको पता है कि कहानी में जॉन ब्रायरो जब अपने घोड़े को देखता है कि इन लड़कों के पास है परंतु वो उनसे कहता नहीं है, वो सिर्फ इसलिए उनको छोड़ देता है क्योंकि उसे पता है कि इनकी जनजाति और इनके माता पिता ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये उनकी इमेज थी उनकी प्रजाति की। तो ये क्वेश्चन है कि आरम किस प्रजाति को बिलोंग करता है, जनजाति को बिलोंग करता है और क्या इमेज है उसकी। तीसरा ये भी पूछ सकते हैं, व्हाट आर यूनिक ट्रेट्स ऑफ गार्गोनियन ट्राइब, गार्गोनियन जनजाति की अद्वितीय विशेषताएं, गुण, ट्रेट्स क्या हैं। ये क्वेश्चन भी एक शॉर्ट आंसर हो सकता है। हु वाज आरम एंड मुराद, मुराद की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, आप इसको सुधार लें। तो मुराद और आरम की कौन थे, ये दो लोग कौन थे। चलिए आंसर देखते हैं। आरम एंड मुराद बिलोंग टू द गार्गोनियन ट्राइब, आरम और मुराद गार्गोनियन जनजाति को बिलोंग करते थे। द गार्गोनियन फैमिली वाज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग पॉवर्टी, गार्गोनियन की जो फैमिली है वो बहुत ही आश्चर्यजनक गरीबी से गुजर रही थी। इवन दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू बाई फूड फॉर देमसेल्फ, उनके पास खाने के लिए भी खाना जुटाना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। For the last 11 centuries, they had been famous for their integrity and honesty. पिछली 11 शताब्दियों से ये प्रजाति अपनी सत्यनिष्ठा, इंटेग्रिटी और ईमानदारी के लिए फेमस थी। They were proud of their honesty. वे अपनी ईमानदारी पर गर्व करते थे। None of them would take advantage of anybody in the world. दुनिया में कोई भी किसी का भी उन्होंने कभी कोई लाभ नहीं लिया था, किसी को परेशान करके या इस तरह का कोई लाभ उन्होंने अभी तक नहीं लिया था। स्टीलिंग वाज अनइमेजिनेबल टू देम, चोरी करना तो उनके लिए अकल्पनीय था, सपने में भी वो नहीं सोच सकते थे चोरी करने के लिए। तो ये गार्गोनियन परिवार ट्राइब जो है उसके बारे में हमने कुछ विशेषताएं बताई हैं, इनको आप अपने क्वेश्चन 4 में भी राइट डाउन कर सकते हैं और कुछ आर्मीनिया और सीरिया के बारे में आप लिख लें तो वो क्वेश्चन 4 भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैंने कोशिश की है आपको क्वेश्चनों को अच्छे से समझाने की। ये क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आए होंगे, कुछ हेल्प आपको जरूर मिलेगी। ये वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू। और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए, हमारे ग्रामर का टेक्स्ट बुक का सारी क्लासेस की वीडियो देखने के लिए आप एमपी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना बहुत सरल है, आपकी स्क्रीन पर मोबाइल में देखिए लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, उसको आप टच करेंगे, उसको टच करते ही लाल कलर का सब्सक्राइब ऐसे व्हाइट कलर में बदल जाएगा। बगल में घंटी छपी होगी बेल आइकॉन, इसको जरूर टच करें। इसको टच करते ही 3 ऑप्शन आएंगे, इसमें सबसे ऊपर ऑल आएगा, इस ऑल को आप दबाएंगे तो मेरे सारे वीडियो जो भी मैं बनाऊंगा वो तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएंगे। और भी वीडियो आपको ग्रामर टेक्स्ट बुक के रिलेटेड देखना है तो हमारी ये प्लेलिस्ट हमने बना रखी है अपने चैनल पर, आप इस प्लेलिस्ट को टच करेंगे तो इस प्लेलिस्ट को टच करते ही आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। जो भी वीडियो आपको ग्रामर रिलेटेड, टेक्स्ट रिलेटेड, अनसीन पैसेज रिलेटेड, लेटर, एप्लीकेशन रिलेटेड जो भी वीडियो चाहिए आप प्ले लिस्ट को देखें तो आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।